फॉर ईच भी आपका लूप होता है। फॉर ईच हमने कवर नहीं किया। अब जैसे आपके पास कोई एरे वगैरह अगर अवेलेबल है, ठीक है, या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि क्लास फॉर्म में होता है, ठीक है, तो उसके डेटा को चलाने के लिए, अब जैसे क्या होता है कि नॉर्मली जब भी हम लोग कोई लूप बनाते हैं, स्टार्ट है रहा, अब मान लो कि एक आज की डेट में फोल्डर बना लो, आज के लिए 24/01/25, एक्सटेंशन डॉट HTML, यहाँ लिखिए HTML5 स्क्रिप्ट, और यहाँ पर हम एक अपना वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, या सीधे लूप डिफाइन कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर एक लूप बनाया जिसमें हमने एक अपना वेरिएबल बनाया लाइक आई को हम लोग ये बताते हैं कि वो कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेंगे, और आई तब तक बनता रहेगा जब तक वो 10 के बराबर या 10 से कम ना हो, ठीक है। ओपन विद लाइव सर्वर करिए, तो कहाँ तक चला ये 10 तक काम कर। अब फ़र्ज़ करो कि आप किसी बैकएंड के साथ काम कर रहे हो और वहाँ पर जो एंट्री है वो फिक्स नहीं है, आज 10 लोग हैं, कल 15 हो गए, 20 हो गए, 50 हो गए, डेली का डेटा चेंज हो रहा है, बट मैं वो डेटा फ्रंट एंड पर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में हमें इस वाले लॉजिक के साथ नहीं जाना होता, क्योंकि ये क्या करेगा, हमें तो यहाँ पर इसको बता देना है कहाँ तक चलेगा, ये कहाँ तक चलेगा 10 तक, लेकिन कल को एंट्री पीछे 20 हो गई, तो उस केस में ये मेथड फेल हो जाता है। तब हमें चाहिए होता है फॉर ईच वाला मेथड। फॉर ईच में आपको क्या मिलेगा कि भी मान लो कि अभी यहाँ पर इतना डेटा है, लेकिन आप यहाँ नोटिस करोगे कि मैं कोई लेंथ नहीं बता रहा इसको कि मेरे पास कितनी लेंथ, ठीक है। तो जब कोई वेब ऐप या हम लोग एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे थे, तो वहाँ पर हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना था कि आज क्या है और कल क्या होगा, हमें नहीं पता। तो आपने अगर उसको लिमिटेड कर दिया कि भाई इतना ही डेटा पीछे से आएगा, तो फिर नया डेटा जो बन रहा है वो तो पहुँचेगा नहीं यूज़र तक। इसका ऐसा समझो कि भाई आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एग्रेसिवली एक्टिव हो, आपने कोई नया डेटा डाला, लेकिन नया डेटा एंड यूज़र तक नहीं पहुँच रहा है, ठीक है। बट ऐसा तो होता नहीं, वहाँ तो डेटा जाता है सबके पास, तो क्या हो रहा है, एडिशन ऑटोमेटिकली हो जाता है आपका डेटा। तो उसीलिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं इसका। अब जैसे फॉर ईच के अंदर ना तो मुझे ये बताना है कि कहाँ से वो इनिशलाइज होगा, कहाँ तक वो जाएगा, ना ही इसमें इंक्रीमेंट आता, ना ही इसमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमें बताना होता। बस ये तब तक इटरेट होगा जब तक ये सभी वैल्यू को प्रिंट नहीं कर देगा, ठीक है। मान लो कि कल को 25 के बाद भी डेटा मेरे पास आ जाता है इसके अंदर, जैसे मैं इसका एग्जांपल यहाँ से ले लेता हूँ, इसको साइड रखते हैं, और हमने इसको यहाँ डिफाइन किया, राइट क्लिक करेंगे, रन करेंगे, कुछ मिस्टेक है, हम किसी आईडी में डेटा डाल रहे हैं, तो एक आईडी और बना दो ऊपर, क्या लिखेंगे, पैराग्राफ आईडी क्या है, डेमो। अब डेटा आपको दिख जाएगा। तो प्रोग्राम स्मार्ट है कि कल को अगर मान लो कोई नई लेंथ मेरे पास आती है, तो वो ऑटोमेटिकली डेटा इधर आ गया। तो फॉर ईच लूप का ये काम होता है, यानी कि आपने जितने भी लूप पढ़े, वाइल, डू वाइल या फिर फॉर लूप, तीनों के अंदर हमें इटरेशन बताना होता है, ठीक है। कहाँ से चलेगा, कहाँ तक जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा। यानी कि हमने जितने भी एग्जांपल बनाए ज़्यादातर हमने सब में इंक्रीमेंट होते हुए देखा प्लस प्लस के साथ ना। आप इसको डिक्रीमेंट में अगर देखोगे तो ये डिक्रीमेंट की तरफ भी चलता है। इस केस में हमें बताना पड़ता है कहाँ से शुरू होगा मैक्सिमम नंबर, कहाँ तक जाएगा, और माइनस माइनस।
इसके बाद आप यहाँ इसको चेक करोगे। अभी हमने कुछ सिंबल गलत कर रखा है, सिंबल को करेक्ट करके लगा लो। ठीक है, तो फॉर लूप होगा, वाइल होगा, डू वाइल होगा, तीनों के अंदर वेरिएबल क्या है, कहाँ तक जाएगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। वाइल में आपको ये सब बता, सॉरी फॉर ईच में ये सब बताने की जरूरत नहीं। फॉर ईच, फॉर इन, फॉर ऑफ, तीन ऑप्शन आते हैं आपके। अगर इस फाइल को आप देखेंगे तो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा फॉर इन, दिखाई दे रहा है, लूप वही है फॉर के नाम से, लेकिन हम किस में ढूंढ रहे हैं, इन पर्सन ऑब्जेक्ट। पर्सन के पास क्या है, एफ नेम की, एल नेम की और एज की। बस आप यहाँ पर जाके पर्सन जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है उसमें एक्स को डाल दो, काम हो गया। ठीक है, तो ये होता है फॉर इन। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह से आपका ऑफ का एग्जाम्पल आता है। ऑफ की हमने अलग फाइल बनाई है, ये देखो, ये क्या है, सीधे आपके इंडेक्स एरे के ऊपर काम करता है। ठीक है, फॉर ऑफ इंडेक्स एरे। अभी वीएम, वोल्वो, मिनी कूपर है यहाँ पर, तो तीन अपना आप बन जाएंगे। अगर आपको कल कोई चौथा ब्रांड इसमें ऐड कर दोगे वो भी चल जाएगा आपको। देखो तीनों आ रहे हैं, हम यहाँ जाके एक नया ऐड करके आ जाते हैं। तो मुझे यहाँ कोई लेंथ नहीं बनानी पड़ती। तो अगर आप ऐसे मॉडल के साथ जाना चाहते हो जहाँ लेंथ का कोई गेम ना हो तो अपने आप, तो ऐसा नहीं कि फॉर में हम लोग लेंथ पर काम नहीं कर सकते, बट सिंटैक्स बड़ा लेंदी हो जाता है। और जावास्क्रिप्ट के बारे में हम लोग इतना तो जान ही चुके हैं कि भले से टेक्स्ट टाइप है, लेकिन ये डोम के ऊपर जब रेंडर होती है तब ये बहुत कभी हो जाता है, यानी कि वेबसाइट या वेब ऐप जो भी हम लोग बना रहे हैं वो स्लो डाउन में हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, आपकी वेबसाइट का एग्जीक्यूशन स्लो होगा। तो जावास्क्रिप्ट ये कहती है कि आप जो भी कोड लगा रहे हो उसको कोशिश करो जितना ऑल्टर करके छोटे से छोटा कर सको। तो फॉर इन, फॉर ऑफ, ये आपका, या फॉर ईच, तीनों के अंदर सिस्टम क्या है, इन चलता है ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ऑफ चलता है एरे के अंदर, और फॉर ईच दोनों पर काम करता है। ठीक है, दोनों से आपका सेम आउटपुट, सिंटैक्स बनेगा बहुत छोटा और काम अच्छा करेगा आपका। ठीक है, बस इसमें हमने क्या होता है, अपना एरे, अपना वेरिएबल जिसके अंदर हम लोग डेटा पास कर रहे हैं, प्लस इक्वल टू से हम लोगों ने इसके अंदर असाइन किया। हमने ये ऐसा बना दिया कि कल को आप जो भी इसमें एरे चलाना चाहोगे चला सकते हो। इसके अंदर क्या है, माई फंक्शन, तीन चीज़ें, वैल्यू, इंडेक्स और एरे। ठीक है, तो ये तो पता ही है कि दो आपकी क्या है, ऑप्शनल वैल्यू है इसके अंदर, ये डालें या ना डालें फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू मैटर करता है। तो वैल्यू जो है वो क्या है, माई फंक्शन। यहाँ पर अगर आप ये देखोगे फॉर ईच में, ठीक है, तो ये हमारा नंबर के नाम से है, तुमने क्या लिखा, नंबर के अंदर फॉर ईच और माई फंक्शन को हम इसमें कॉल करेंगे। तो कल को जो भी एरे आप लूप करना चाहोगे बहुत इजीली एक लाइन लिख के लूप कर सकते हो। ये सब करने की जरूरत नहीं कि कहाँ से चलेगा, कहाँ तक जाएगा, और ये सब। तो फिर ऐसे सिनेरियो में क्या चलता है, डॉट लेंथ निकाल के हम लोग काम करें कि पहले एरे की लेंथ निकालो फिर काम करो। इतना लंबी लाइनें क्यों बढ़ाएंगे इसके लिए। और पूछो, और क्या पूछे थे इसमें, सेट के अंदर नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट हमने पक्का नेक्स्ट ही था। हाँ? इस नाम से तो कुछ नहीं पढ़ा हमने।
याद करो ध्यान से क्या था। देख लेना एक बार फिर बताना मेरे को। MWF 3.5 से 5 जनवरी। तो लास्ट में विंडो, नेविगेटर और स्क्रीन कवर किया था। ठीक है। हिस्ट्री ऑब्जेक्ट। तो बैक की हिस्ट्री को समझते हैं। तो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट जो आप लोग ब्राउज़र में देखते हो वही होता है। जैसे कि आप देखो फॉरवर्ड और बैक करने का बटन होता है वहाँ पर, ये चीज़। ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कुछ है यहाँ पर और हमें ऐसा कुछ यहाँ पर बैक वैक का बटन अपना बनाना चाहें अपना खुद का अपने पेज के अंदर, तो बना सकते हो। यहाँ लिखो AHREF और फिलहाल मैं इसको एक फाइल नेम दे देता हूँ इस तरह से, बैक। एक फंक्शन बना लो स्क्रिप्ट टैग के अंदर, उसको हमने नेम दिया गो बैक। एंटर करेंगे, क्या लिख देंगे, विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट बैक। तो विंडो जो है वो डिफ़ॉल्ट है, आप नहीं भी लिखोगे तब भी आपका काम कर जाएगा। आप खाली हिस्ट्री डॉट बैक लिख दोगे तो भी एक्सेप्टेबल है। अब इसको एग्जीक्यूट कहाँ कराना चाहते हो वो बताओ। तो हमने जैसे एक बटन बना लिया, इनपुट टाइप बटन, या बटन टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और इसको लिख दीजिए गो बैक और यहाँ लिख दीजिए प्रीवियस पेज। तो अभी क्या है ना कि इस पेज की कोई हिस्ट्री नहीं है। अगर हम इसको रन करेंगे तो पीछे आगे कुछ नहीं काम करेगा। बट अगर ये पेज कहीं से खोला जाए तो इसकी अपनी एक हिस्ट्री होगी। ठीक है। तो जैसे
मैं एक पेज बना देता हूँ index.html। और यहाँ से हम लोग लिख देते हैं ए टैग। ये पेज खुलना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमारा पेज है। देखो उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। अब मैंने ओपन पेज पर क्लिक किया तो इस पेज की हिस्ट्री बन गई है। तो जो काम ऊपर का बैक बटन कर रहा है वही काम देखो मेरा नीचे का ही बटन कर रहा है, यानी कि मेरा अपना खुद का एक पर्सनल बैक बटन अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे ही आप फॉरवर्ड का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब आपका फॉरवर्ड का बटन एक्टिव हो गया इसके अंदर। तो यहाँ जाइए और इसको सेव एज कर दीजिए। इसको नहीं, इसको करना है। गो टू नेक्स्ट पेज। तो भी नेक्स्ट का कोई काम नहीं है क्योंकि इसके आगे कोई हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो बैक तो आपका काम कर जाएगा और बैक के पेज पे आप नेक्स्ट का भी कमाल देख पाओगे। चलिए इंडेक्स से शुरू करेंगे। अभी कोई भी नेक्स्ट और प्रीवियस एक्टिव नहीं है। ओपन कर लेते हैं पेज को। हमारे पास बैक अवेलेबल है। ऐसे हम लोग यहाँ से ये दूसरा पेज है। अब हमने यहाँ पर फॉरवर्ड वाला पेज ओपन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप बैक जैसे करोगे, ओपन बैक पेज, ओपन फॉरवर्ड पेज, तो हमें एक हिस्ट्री चाहिए यहाँ पर कि ताकि जो नेक्स्ट की बन जाए। तो अपना ये वाला लॉजिक उठा के हमने एक बैक पर डाल रखा है और एक हमें फॉरवर्ड पे भी डालना है। ये अपना बैक और ये अपना फॉरवर्ड। तो ये कौन सा पेज है अभी? फॉरवर्ड वाला। ये प्रीवियस, देखो बन गई हमारी।
अब अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो हम लोग इंडेक्स से कौन से पेज पर चलाएंगे, फॉरवर्ड वाले पेज के ऊपर, यानी कि नेक्स्ट पेज के ऊपर जहाँ से हम लोग आए थे। तो देखो चाहो तो यहाँ से क्लिक करो, देखो फॉरवर्ड आ गया। यहाँ से बैक करें तो बैक वाला काम कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है फॉरवर्ड। तो इस तरह से आप एक वेबसाइट के अंदर अपने नेविगेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो जनरली जब जो ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं, अब उसमें यूज़र पूरा बैक करने ऊपर तक आए तो आर्टिकल के साइड में बैक का बटन रहता है, आप वहीं से बैक कर सकते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल ऐप चलाते हैं तो उसके अंदर आपको बैक का बटन हर जगह रहता है, जहाँ से आप जिस पेज से वहाँ पहुँचे उस पेज पर वापस जाए उसको लोग बोलते हैं बैक विद प्रीवियस आर्टबोर्ड। उसके अंदर एक्सडी और फिग्मा में दोनों में अवेलेबल होता है, तो उसके लिए कोई कोड नहीं करना पड़ता वहाँ पर। अब जो ब्राउज़र का एक अमेजिंग फीचर है जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, नहीं बताया तो दोबारा समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट पर हो, अब आपने यहाँ से जैसे इस प्रोडक्ट को क्लिक किया फॉर एग्जांपल, उसके बाद आपने यहाँ से इस प्रोडक्ट को क्लिक किया, फिर आप नीचे आते हो, फिर आपने यहाँ से कोई दूसरा प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, फिर आप यहाँ से चलते हो, फिर आपको कुछ तीसरा प्रोडक्ट यूज़ कर लिया। तो ये सारा काम क्या हुआ, कम से कम पेजेस में ही, मतलब 3 पेजेस में इतना कुछ विजिट कर लिया। तो यहाँ पर कुछ बैग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई बैग नहीं है, यहाँ पर बैग अवेलेबल है। तो यहाँ तक हम लोग कहाँ कहाँ से होके आए। तो अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो मुझे बता देगा। अगर मैं हेडफोन वाले पेज पर आता हूँ, मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर पता चल जाए, ठीक है। अब जैसे हम वीडियो पॉज कर लेते हैं, ठीक है, सीधे चलते हैं। हम ANI की वेबसाइट पर हैं, तो ANI क्या करता है, एक नया टैब ओपन करता है, ठीक है। इस केस में आज तक के ऊपर ज़रा नज़र डालते हैं, सेम पेज में न्यूज़ खुल रही है, हमने यहाँ पर क्लिक किया, हमने यहाँ पर क्लिक किया, हमने यहाँ पर क्लिक किया अगेन। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे कि आपके पास काफ़ी सारी हिस्ट्री आ गई, बन गई हिस्ट्री। तो एक तो होता है कि आप एक एक करके बैक जाओगे, एक क्या है कि आपने लॉन्ग प्रेस करना है और कौन सी न्यूज़ पर सीधे जंप करना है। तो आपके ब्राउज़र में हिडन फीचर भी दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं जंप, यानी कि आप 1 का 2 का 3 का, मतलब जो भी आप जंप करना चाहते हो नंबर डिफाइन करके जावास्क्रिप्ट से जंप करा सकते हो। उसे इसको निकालना कॉर्नर से, वायर को कॉर्नर से ऊपर कर दो। हाँ बस, धन्यवाद। अब मान लो कि जैसे कि हमने कुछ पेजेस की वेबसाइट बनाई हुई है, जैसे कि हमारे पास एक इंडेक्स पेज, तो बहुत समय पहले हमने कुछ बनाया होगा ऐसा, बट कोई दोबारा बना लेते हैं। अलाइन सेंटर, मैटर को थोड़ा और बढ़ाइए, इस तरह से। कोई फोटो रखना चाहो तो रख लेना इसमें।
इसमें कुछ नेविगेशन डाल देते हैं। होम सर्विसेज अबाउट अस, इनके लिंक्स बना दो। index.html, about extension.html, तो ये हमने यहाँ पर कुछ अपने लिंक डिफाइन कर दी इसके अंदर। अब इसमें आप अपना कुछ लिंक डिफाइन कर लो, जैसे कि नेक्स्ट और बैक। तो जो आपने बैक के लिए और नेक्स्ट के लिए कोड लिखा है उसको आप कॉपी करेंगे, यहाँ ये नीचे और यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है, गो बैक है, गो नेक्स्ट है, जंप नेक्स्ट। इस तरह से हम कुछ डिफाइन कर लेंगे। अब ये फंक्शन मुझे जो है ए टैग के ऊपर कॉल करें तो क्या लिखोगे? ए के ऊपर क्या लिखा जाए कि ये चीज़ वर्क कर जाए? बटन टैग होता है फिर तो बहुत आसान है, ऑन क्लिक। अब क्या लिखोगे? क्या लिखे यहाँ पर? गो बैक एंड गो नेक्स्ट। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर? कुछ एरर बता रहा है, कोई बात नहीं, हमने डायरेक्ट सर्वर से चलाया इसलिए ऐसा हो रहा है। अब क्या हो रहा है? योर फाइल couldn't be accessed, it may have been moved, edited or deleted। तो हम तो फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो फाइल कैसे आएगी?
है कि नहीं पॉइंट। तो क्या करा जाए कि जिससे हमारा ए टैग के ऊपर फंक्शन क्लिकेबल हो जाए। तो कुछ है आइडिया वैसे कर चुके क्लास बना सकते हैं, ठीक है, और आईडी, फिर काम हो जाएगा। क्लास आईडी पे क्या साइन करोगे, चलो लेट्स से इसकी एक आईडी है बैक, मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी बनाना बैक, मैंने बैक लिख दिया। डॉट क्या लिखोगे, इनर एचटीएमएल लिखोगे, क्या लिखोगे, किसी ने कुछ कहा, कोई रिप्लाई आया किसी का। सर क्लास एंड में आप बता देना कि वेबसाइट में नेबर का साइड एंड रेस्पॉन्सिव में बटन का साइज़ कितना होना चाहिए। नेबर का साइड, नेबर का साइज़ पूछ रहे हो शायद, साइड गलती से लिख दिया ना। मतलब यहाँ साइज़ आप विड्थ की बात कर रहे हो, हाइट की बात कर रहे हो, किस चीज़ की बात कर रहे हो। अंशुमन, यूएक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर फुल एचडी का आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो, मतलब कि 1920 बाई 1080 समथिंग देखिए, तो आपको ध्यान रखना है डेस्कटॉप में जो आपका यानी कि वेबसाइट में जो गैप होगा वो होगा 24 पिक्सल का, ठीक है, गैप विड्थ पूरी होती है, और मोबाइल फ़ोन में होता है 16 पिक्सल का गैप, ठीक है, लेफ़्ट राइट का। चलो, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये जो गो बैक है क्लिकेबल हो जाए, तो इसको चलाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, बताया था ना। और इसी तरह से नेक्स्ट के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट। तो शायद अब ये फंक्शनल हो गया है, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो देखो गो नेक्स्ट यहाँ पर आ गया फंक्शन मेरा, और ये बैक वाला है। फाइल को रिफ्रेश कर लो। अब ये चीज़ सही से काम कर जाए तो पहली चीज़ की कोई हिस्ट्री हमारे पास होनी चाहिए। हम इस फाइल की कॉपी बनाएंगे, सर्विसेज, चलिए। तो देखो अभी ऊपर कोई हिस्ट्री नहीं है। जैसे लोग सर्विस पर क्लिक करेंगे, अच्छा हमने सर्विस का लिंक भी नहीं लगाया, अभी सर्विस का लिंक लगा के आओ। डॉट एचटीएमएल मिसिंग है यहाँ पर, तभी ना आ जाएगी। ये सर्विस आ गया, और ये तो देखो मेरे पास यहाँ पर अब हिस्ट्री अवेलेबल है। जैसे बैक करेंगे तो देखो नेक्स्ट की आ गई, नेक्स्ट करेंगे तो प्रीवियस की आ गई इसके अंदर। चलो तो पहले बैक देखते हैं कि अब बैक हमारा काम कर रहा है कि नहीं। देखो बैक काम कर रहा है। नेक्स्ट पर क्लिक करके देखते हैं तो नेक्स्ट भी काम कर रहा है। यानी कि ए टैग पर अगर कभी मुझे कोई फंक्शन ट्रिगर कराना हो तो इस तरह से वर्क करेगा। तो चलिए ऐसे आप कुछ पेजेस और पूरे कीजिए अपने, लेकिन हम साथ ही साथ इसमें
जो जंप वाला सिस्टम है वो भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो दिखा देता हूँ पहले, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। होम सर्विस हमने एक बनाया, और अबाउट, अबाउट इज कंटेंट। तो अबाउट का हमने ऑलरेडी लिंकिंग कर ही रखा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। ये अपना होम है, ये सर्विस है, ये अबाउट है। तो अबाउट के आगे कोई हिस्ट्री नहीं, तो इसलिए फॉरवर्ड वाला जो है वो डिसेबल आ रहा है आपका बटन। ब्राउज़र पे ध्यान से देखोगे अगर ऊपर यहाँ पर, लेकिन बैक वाला आपका काम कर रहा है। जैसे बैक करेंगे देखो फॉरवर्ड वाला एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि भाई यूज़र 1, 2 या 3 का जंप लगा पाए सीधे। तो जंप तो ऐसे पॉसिबल होगा ना कि कौन से पेज पर जाना चाहते हैं। फिलहाल मैं सभी पेज का जो टाइटल है वो डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, इसलिए मुझे डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। इसको ज़रा सेग्रीगेट करेंगे, यहाँ चलेंगे इंडेक्स, इसको लोग नेम दे देते हैं जैसे कि होम पेज। इससे टाइटल ज़रूरी होता है। ये सर्विसेज पेज है, और ये अपना अबाउट अस का पेज है। रीलोड करेंगे और इसकी हिस्ट्री को रिफ्रेश कर देंगे। चलिए, नाम आ गया इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग जंप का चाहते हैं कि एक जंप का फीचर यहाँ पर अवेलेबल हो। तो अबाउट 2 पेज और बना के पूरा कर दो उसको। पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट अस कंटेंट, चलिए एक फ्रेश रिस्टार्ट करेंगे। होम, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट। अगर हम सही हैं तो कॉन्टैक्ट को छोड़ के बाकी सारी हिस्ट्री दिखनी चाहिए। आगे नया टैब बनाने तक की हिस्ट्री है कि आपने नया टैब बनाया, वो भी हिस्ट्री में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो हमारे इस एग्जांपल में यूज़र को अगर होम पर जाना है तो ऐसे चूज़ करके जंप कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से इसको बना के देखेंगे कि किस तरह से बनेगी चीज़। तो यहाँ ये इंडेक्स पेज, यहाँ पर आप एक और नया फंक्शन जो है अपना वो क्रिएट कर लोगे। ठीक है, और हम यहाँ लिख देते हैं जैसे कि +2 इसके अंदर। तो इससे क्या होना चाहिए, 2 का जंप होना चाहिए हिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट जंप, तो यहाँ ये गो नेक्स्ट जंप। इसको थोड़ा सा रिफाइन करके यूआई में जंप 2 स्टेप नेक्स्ट, इस तरह से। चलिए होम पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे सर्विस है, अबाउट है, पोर्टफोलियो है, कॉन्टैक्ट है। अब आप एक एक करके बैक आते हो। ठीक है, और अगर हम होम से फॉरवर्ड करते हैं तो एक ही स्टेप आप आगे जाओगे सर्विस।
हम कहते हैं कि भाई हमें अबाउट तक पहुंचना है, ठीक है। तो हमने क्या डाल रखा है यहाँ पर, करनी चाहिए फॉरवर्ड, हिस्ट्री पर आइए, एक कीवर्ड होना चाहिए हमारा गो नेक्स्ट जंप, ये तो मेरा था खुद का हो गया। तो यहाँ पर अपन यूज़ करेंगे गो +2, ट्राई करके देखो क्या ये हमारे लिए वर्थ इट है कि नहीं। होम सर्विस अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट, और हम यहाँ से आ गए होम के ऊपर, तो अगर नेक्स्ट कर देते हैं तो आ गया। तो आपको गो मेथड का यूज़ करना है, गो में +2, तो आप सीधे 2 स्टेप आगे जंप कर जाएंगे। इसी तरह से हम कॉन्टैक्ट वाले पेज को ओपन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, होम सर्विस अबाउट पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट, तो अगर मैं इधर से जंप करूँगा तो फिर से मुझे अबाउट मिलना चाहिए। तो पहले इधर से बैक करके देखते हैं क्या आ रहा है, पोर्टफोलियो। हम कहते हैं मैं अबाउट पे जंप करना चाहिए। तो गो मेथड में आप अपना नंबर पास कर दो, कितने नंबर पे आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड कराना चाह रहे हो, ठीक है, इस तरह से। तो जैसा आपने नोटिस किया होगा, देख लेते हैं अगर मिल जाता है एग्जांपल। टी शर्ट, अमेज़ॉन पर आई है, यहाँ पर ट्रिपल डॉट आ रहे हैं। तो काफ़ी कभी नोटिस करना पेजिनेशन के ऊपर, तो कई बार ना आपको सिंगल डॉट दिखाई देगा, डबल डॉट दिखाई देगा, ट्रिपल डॉट दिखाई देगा। ट्रिपल डॉट का मतलब कि आप सीधे 3 का जंप करोगे, डबल डॉट का मतलब 2 का जंप करोगे, सिंगल डॉट मतलब कि 1 बाय 1 जो आपका चल रहा है वैसे आपको वर्क करेगा, ठीक है। तो जब हम लोग PHP पढ़ेंगे तो मैं आपको खुद से अपना कस्टम लॉजिक लगा के बना के दिखाऊंगा किस तरह से चीज़ें काम करें, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम लोग डिज़ाइन टर्म में अगर समझें तो हम इसको बोलते हैं क्या, ब्रेड क्रम्ब। तो जैसे फ्लिपकार्ट पर आइए, मान लीजिए मैंने मॉनिटर चूज़ कर लिया, ठीक है। अब यूज़र को एक एक करके पीछे ले जाने से अच्छा कि मॉनिटर से वो कहाँ जाना चाहता है, कंप्यूटर कंपोनेंट या फिर कंप्यूटर से या फिर ये भी एक तरह हिस्ट्री है, ठीक है। इससे यूज़र को ये पता चलता है कि वो कहाँ कहाँ पर कहाँ किसके अंदर है वो, और एक तरह से विजिटर के लिए एक स्टेप, एक लेवल अप जाने के लिए भी हेल्पफुल होता है, और SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा होता है। तो ये मल्टीपर्पज़ फीचर है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेड क्रम्ब। देखते हैं इस तरह से, तो जिस करंट पर होगे वो एक्टिव नहीं होता, उससे पहले वाला एक्टिव नहीं होता। तो अलग अलग तरीके से हो सकता है, इस तरह से, इस तरह से।
तो इसमें किसी भी कैटेगरी को अगर आप विज़िट करते हैं तो आप देख पाएंगे इस चीज़ को। जैसे होम्स के अंदर आपको जाना पड़ेगा क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज़ के अंदर, उसके अंदर बॉटम वेयर, उसके अंदर जीन, उसके अंदर बैंग्स भी, ठीक है, इस तरह से। चलो आगे देखते हैं। तो ये हिस्ट्री वाला समझ में आ गया। तो यानी कि अगर आप अपने पेज पर खुद के अपने बैक बटन पुट करना चाहते हो, फॉरवर्ड बटन पुट करना चाहते हो, तब आपको उसका इस्तेमाल करना है, अदरवाइज़ इसकी आपको ज़रूरत नहीं आने वाली। तो जब बहुत ज़्यादा कंटेंट ड्रिवन कोई साइट बनी होती है, अब इन्होंने अलग तरीके से हेल्प होना स्टार्ट कर दिया। विंडो जो पुरानी वाली हुआ करती थी, तो उसमें ना हेल्प जो होती थी वो वहीं पर ही खुलती थी, उसी के अंदर एक विंडो अलग से ओपन होती थी। ये तो सीधे क्रोम पर ले आएंगे, तो वहाँ पर अप डाउन लेफ़्ट राइट आपके वो बने होते थे हिस्ट्री के बटन। पहली हिस्ट्री क्या है उस पर मुझे जाना है, नेक्स्ट हिस्ट्री क्या है मुझे उस पर जाना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड का भी उसमें। तो मतलब कि जब नेविगेशन कहीं पर लगा होता था तो आर्टिकल के आगे 4 डायरेक्शन में आ रहे होते थे। तो नेक्स्ट वाला दबाया तो अगले उस पर चले गए, बैक वाला पीछे चले गए, अब दबाया ऊपर चले गए, डाउन दबाया नीचे चले गए। तो बोम जो है बेसिक्स हमारा कंप्लीट है। अब हम लोग आते हैं डोम के ऊपर। डॉक्यूमेंट, सो वेब के अंदर जो आप डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो डोम मैनिपुलेशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे हमने बर्गर से एक अपनी क्लास ओपन करी, क्लोज करी, या फिर जैसे आपका मैंने डोम मैनिपुलेशन में माउस पॉइंटर पर बाकी को फेड करके दिखाया था, या जैसे मैंने डोम के अंदर आपका बटन दबाकर ऊपर पहुंचा दिया था। तो ये सारा काम जो होता है इसको बोलते हैं डोम मैनिपुलेशन, ठीक है। अभी तक जो आपने पढ़ा वो डोम के अंदर अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हो तो वहाँ पर वो प्रॉपर्टी हेल्पफुल हो सकती है कंडीशनल केस में। जैसे इफ़ एल्स आप पढ़ चुके हो, तो हमने जब वो बटन वाला बनाया था तो हमने क्या लिखा था, इफ़ विंडो डॉट स्क्रॉल मेथड अगर इज़ ग्रेटर देन 300 पिक्सल्स, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी है ना हमारी पुरानी वाली, जो हमने कौन सी क्लास में किया था उसको, है कि हमने हटा दिया आई थिंक। ये उसाइद वाले उसमें था, मतलब किसी में था, किसी क्लास में कराया था हमने, बैक टू टॉप। मुझे वो डेट ध्यान नहीं रही कौन सी डेट को, वो सर मैंने ब्राउज़र में ऐसे शेयर किया था ओपन भी आपको, नहीं 17 जनवरी, तो यहाँ डेट फोल्डर है नहीं वो 17 जनवरी वाला। 15 के बाद सीरीज में 20 का है। मिल जाएगा, ये ना स्क्रॉल टू टॉप मिल गया। एक तो ये बनाया था हमने, एक इसमें बनाया था शायद, ये रहा। तो क्या दिखाई दे रहा है इसमें, कंडीशन आ गई फेल्स, ठीक है। विंडो ऑब्जेक्ट आ गया इसके अंदर, स्क्रॉल वाई क्या हो गया हमारा, वाई पोजीशन होगी हमारी ग्रेटर देन 300, यानी कि ऑपरेटर आ गया इसके अंदर। कौन सा ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है ना। तो वो प्रॉपर्टी पढ़ने का ये फ़ायदा होता है। अब डायरेक्ट अगर हम लोग डोम सीखना स्टार्ट करें, सीखने में तो अच्छा लगे, कोई चीज़ बनती जाएगी, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझ नहीं आएंगी ना, फिर चल क्या रहा है। तो
अभी अगर हम लोग इसको फाइनल आउटपुट अगर देख रहे हैं तो ये विंडो ऑब्जेक्ट था बेसिकली, है ना। विंडो के अंदर ही स्क्रॉल एक्स स्क्रॉल वाई, स्क्रीन एक्स स्क्रीन वाई, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग में यूज़ हो रही है दैट इज़ अ डोम मैनिपुलेशन, ठीक है। और आपका दोनों ही यूज़ में आते हैं, विंडो ऑब्जेक्ट भी और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। देखो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ना तो आप पेज पर लिख सकते हो, क्या लिखते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। आईडी के अंदर जाके आप क्या करते हो, इनर एचटीएमएल का हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, है ना। तो क्या हुआ कि वो पेज की तो आपने मैनिपुलेट किया, यानी कि पेज पर तो नहीं लिखा ही नहीं, हमने जावास्क्रिप्ट को कमांड किया कि जैसी पेज ओपन हो वो डेटा उस पर्टिकुलर एलिमेंट में जाके रेंडर होगा। दिस इज कॉल्ड अगेन डोम मैनिपुलेशन, यानी कि एक्चुअल में वो पेज पर एग्जिस्ट नहीं करता बट जेएस के थ्रू वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ भी देखोगे आप नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है, इक्वल टू ग्रेटर देन, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं, तो ये सारे वही प्रॉपर्टीज है। तो अगर आप सिंबल को ध्यान से देखो, हमने यहाँ फॉर ईच का भी यूज़ किया था, ठीक है। तो अगर फॉर ईच नहीं होता तो हम लोग कहाँ तक उसके, अब जैसे इसमें आप कितने भी बढ़ाते चले जाओ एलिमेंट अपने, आज 6 है कल को 12 कर दो, आपको सोचना ही नहीं, जिस पर पॉइंटर जाएगा ऑटोमेटिकली आपका काम करता रहेगा। हम लोग यहाँ पर नंबर से अगर इसको कर रहे होते हैं तो ये दिक्कत करता है, फिर आपको कल को अगर फ्यूचर में आप ज़्यादा इमेज डाल दोगे उस एरिया के अंदर तो काम नहीं करेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये आपका गेट एलिमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये आपका क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर के अगर जहाँ पर भी आपकी गैलरी की जो एलिमेंट है उसके अंदर जितने भी इमेज हैं हम सबको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इमेज 6 हो या 600 हो, नो मैटर, ठीक है। फोर्टी 4 हो रहा है, एक आध तो हो ही जाएगा, चलो ट्राई करके देखते हैं। यहाँ ये तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की तरफ हम लोग मूव करेंगे, इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ आपकी आ जाती है। तो जो आपका अलर्ट होता है वो दोनों पर चलता है, अगर आप लिखेंगे विंडो डॉट अलर्ट वो भी काम करेगा, अगर आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट अलर्ट तो भी काम करेगा, ठीक है। ट्राई करके देखते हैं, इसको करेंगे यहाँ से क्लोज। यहाँ ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में एक न्यू फाइल बनाइए और 2.1 में इसको नेम दे देता हूँ और ट्राई करके देखते हैं। एक्सटेंशन डॉट HTML लिखिए, HTML5 अरे स्क्रिप्ट और यहाँ पर आप लिखिए अलर्ट। अभी ये ऑटोमेटिकली चलेगा क्योंकि ना तो किसी फंक्शन में ना कुछ है, जो भी आप यहाँ लिखोगे वो डायरेक्ट दिखाई देगा। सीधा आ गया। अब आप इसको ऐसे ना लिख के अगर ऐसे लिखते हो विंडो डॉट अलर्ट काम कर रहे, ऐसे ना लिख के आप इसको लिखते हो ठीक है, डॉक्यूमेंट में काम नहीं करेगा, सॉरी। तो डॉक्यूमेंट में हमारी चीज़ें चलेगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर आपका काम कर जाएगा उसके अंदर। और क्या चलना चाहिए, क्लास, उसको भी हम लोग टॉगल करा सकते हैं। तो मान लो जैसे कि हमारे पास एक सिनेरियो बना लेते हैं, एक फंक्शन बनाओ जैसे कि शो नेम, एंटर करिए और एक यहाँ पर जाके आप डिफाइन कर दो वेरिएबल नेम, और हम इसको किसी फॉर्म फील्ड से फैच करना चाह रहे हैं। तो फॉर्म का डेटा जो आप फैच करते हो वो ऐसे आता है, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का
नेम, डॉट फील्ड का नेम, डॉट उसके अंदर यूज़र ने जो लिखा उसकी वैल्यू, इस तरह से। और जो भी यूज़र लिख रहा है उसको अलर्ट कर दो कि भाई आपने क्या लिखा। तो जैसे हमने लिखा वेलकम प्लस नेम। अब ये डेटा लिफ्ट हो तो उसके लिए क्या करेंगे आप, एक फॉर्म बना लोगे। फॉर्म को आप नेम डिफाइन कर दोगे, क्या रखा था हमने ऊपर फॉर्म का नेम, फॉर्म 1। यहाँ जाइए, लिखिए यहाँ पर एंटर योर नेम, और फील्ड का नेम क्या रख दिया हमने, नेम। और यहाँ पर एक सबमिट का हमने बटन बना दिया, इनपुट टाइप बटन, वैल्यू क्या है सबमिट, ऑन क्लिक पर शो नेम। और इसको ज़रा चला के देखो, तो अगर अभी आप क्लिक करोगे तो ब्लैंक आ रहा है। हमें इस फील्ड का डेटा गेट करना है ना, इस तरह से आपका फील्ड से डेटा कैप्चर हो जाएगा। सो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का एक अच्छा एग्जांपल है। इस तरह से आप फॉर्म को पूरा मैनेज कर सकते हो उसके अंदर। अब एक तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक होता है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ठीक, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास। ठीक है, तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो अभी तक हमने जो सबसे ज़्यादा ट्राई किया वो क्या है, आईडी वाला ट्राई किया हुआ है। तो जैसे कि हम लोग जाएँ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर, हम यहाँ पर बना लेते हैं फाइल, टू पॉइंट वन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मेथड्स कर देते हैं उसको। बनाई न्यू फाइल यहाँ से 2.1.1 अंडरस्कोर, और यहाँ लिख देते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी एक्सटेंशन डॉट HTML। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम लोग स्क्रिप्ट टैग, और हम ऊपर यहाँ पर कुछ आईडी डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि डेमो। तो आप इसको कोई डेटा अगर देना चाहते हो तो आप क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, ये देखो ये जितना भी आपका गेट वाला पार्ट है, ठीक है। तो जैसे क्या गया बाय आईडी, देखो यहाँ पर ध्यान देना, आईडी इंडिविजुअल होती है यानी कि यूनिक, तो वो एलिमेंट होगा। क्लास मल्टीपल हो सकती हैं, कई जगह पर हो सकती हैं, तो एलिमेंट्स होगा। एलिमेंट बाय नेम हो सकता है, बाय टैग नेम हो सकता है, बाय टैग नेम NS हो सकता है। तो अलग अलग आपके पास इसमें ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको वो एग्जांपल दिखाया था ना, कौन सा वाला, क्वेरी सेलेक्टर वाला, तो अगर क्वेरी सेलेक्टर यूज़ नहीं करोगे तो आप ये भी कर सकते हो, गेट एलिमेंट्स बाय, वो कैसे करोगे, फिर वो निकालते हैं नोड से, नोड ऑब्जेक्ट से हम लोग निकालते हैं उस चीज़ को, यानी कि आपको एरे बनाना के फिर डेटा निकालना पड़ेगा इसके अंदर। अब मान लो जैसे कि आपने कोई वेबसाइट बनाई और आपको कोई टास्क दे भी, बताओ इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ इमेज है, और तुम 1 2 3 काउंट थोड़ी ना करोगे। तो आप गेट एलिमेंट बाय टैग नेम का यूज़ करोगे, और टैग का नेम बता दोगे इमेज, और जैसे उसको आप रन करोगे जितनी भी इमेज होंगी सारी आपके सामने आ जाएगी, यानी काउंट मिल जाएगा, क्योंकि पहली इमेज 0 होगी, जो लास्ट इमेज होगी तो उसमें ++1 कर लेना आपने। तो जैसे हम किसी फाइल के ऊपर ट्राई करना चाहेंगे तो करके देख सकते हैं इसको। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी अपना इसका डेमो डॉट
कुछ अगर इसको देना है डेटा तो इनर HTML कंटेंट गोज हेयर, नया डिफाइन किया इस तरह से। तो जब ये अपन इसको चलाएंगे तो आपका देखो डेटा इसमें आ गया इधर, इस तरह से हम लोग इसमें डिफाइन कर सकते हैं चीज़ों को। अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे फॉर्म का जो डेटा मैंने अभी वैल्यू से निकाला, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म वन डॉट नेम डॉट वैल्यू, मुझे ऐसा ही कुछ पार्ट जो है वो आईडी से हैंडल करना है। तो ये तो आपको पता ही है, इसको मैं हटा दूँ। जो भी हमने करा वो तो आप बहुत बार देख चुके हो। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि भाई इसका जो आईडी है वो है क्या, नेम, ठीक है। और यहाँ जो हमने लॉजिक लगाया, ये फाइल बाहर सेव है दूसरी वाली, यहाँ पर लोग जाते हैं शो नेम के अंदर, क्या लिखते हैं, वेरिएबल नेम इक्वल टू, क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है, नेम, और उसके अंदर जो यूज़र लिख रहा है उसकी क्या, वैल्यू, ठीक है। और बस उसको डिस्प्ले कर दो अलर्ट। तो पहला क्या था, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नेम डॉट फील्ड का नेम डॉट उसकी वैल्यू। अब की बार ये सब कहानी डॉक्यूमेंट डॉट सीधे हमने आईडी ली, उसकी वैल्यू निकाल ली। तो देख रहे हो, दोनों तरीके से काम हो सकता है, आईडी से भी और वैल्यू से भी। तो फ्रंट एंड पर अगर किसी जावास्क्रिप्ट के फॉर्म को वैलिडेट करना है तो आईडी और वैल्यू दोनों की अप्रोच यूज़ की जाती है, ठीक है। जो तुम्हें आसान लगता है, जो तुम्हें अच्छे से समझ में आता है, आप उसके साथ जाओ, ठीक है। और दोनों से ही फॉर्म पूरा बना के उसको प्रॉपर एक ऑथेंटिकेशन बना सकते हो। हम पूरा बनाना सीखेंगे कि यूज़र ने जो नेम डाला है वो प्रॉपर टेक्स्ट है कि नहीं है, या जो फ़ोन नंबर दे रहा है वो प्रॉपर नंबर है कि नहीं है। क्योंकि तुम जितना भी तक पढ़ चुके हो जावा JS के अंदर, ठीक है, अगर हम लोग डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके कोर्स में JS डाली जाती है सिर्फ और सिर्फ फॉर्म को वैलिडेट कराने के लिए कि यूज़र का जो डेटा है वो प्रोसेस हो जाए, वो गलत डेटा ना पास कर दे उसके अंदर, ठीक है। बट अब आप उससे बहुत ज़्यादा जानते हो, आपको सारे ऑपरेटर्स पता हैं, कंपैरिजन्स पता हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा एक बढ़िया सा फॉर्म जो आप बना सकते हैं इसके अंदर कि भाई मान लो कि अगर ये फील्ड ब्लैंक है और हम यहाँ से सबमिट कर दें तो वेलकम आए ही ना तब तक जब तक उसके अंदर कोई डेटा ना हो, ठीक है। क्योंकि ऐसे आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा ना देखने में, बट हम लोग यहाँ वैलिडेट नहीं कर रहे, हम लोग डेटा को फैच कर रहे हैं। तो इसी डोम के अंदर आप फॉर्म वैलिडेशन भी पढ़ने वाले, ठीक है, जो आपकी कल की क्लास रहेगी तो उसमें हम लोग ये भी कवर करेंगे कि हमारा फॉर्म वैलिडेशन किस तरह से हो सकता है। जैसे फ्लिपकार्ट जब आप चलाते हैं तो फ्लिपकार्ट बड़ी स्मार्टली क्या करता है, आपके यहाँ पर अगर कोई डेटा नहीं है तो एरर बना देता है रेड कलर से। तो ये क्या है, डोम मैनिपुलेशन, यानी कि हमने फील्ड को भी चेंज कर दिया, वार्निंग को रेड कर दिया, और वहाँ पर यूज़र को क्लियरली पता चला कि भाई ये मिस्टेक है। अब ये ना लिखा जाए, उसको न्यूट्रल छोड़ दिया तो बंदे को पता ही नहीं चलेगा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो कुछ होना चाहिए, इसलिए लगाई जाती है JS कि अगर कुछ एग्जीक्यूट हो गया सही से तो आपको उस डेस्टिनेशन पर ले जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपको कुछ वार्निंग रिटर्न कर देगा। अब ये ना हो तो यूज़र बेचारा परेशान कि भाई मैकेनिज्म काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हर जगह पर आज की डेट में आपको देखने के लिए मिलती है वैलिडेशन। जैसे कि परिवहन की वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ से जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का अटैम्प्ट करोगे तो आपसे पूछेगा भाई पहले स्टेट बताओ, ठीक है। चूज़ कर लोगे तो आपको बताया क्या क्या फीचर्स इनके पास अवेलेबल है इसके अंदर। और जैसे आप अप्लाई करने जाओगे, ठीक है, तो उसने बताया ये सारी फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी पड़ेगी। हम अंदर चलते हैं तो पहला क्या है, फॉर्म। फॉर्म के अंदर क्या कहता है भाई स्टार लगा हुआ है, यानी कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैप्चा कोड, उसके ऊपर भी क्या है, ठीक है। तो यानी कि ये कोड जब तक नहीं डालोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। चलो ओके करके देखते हैं तो क्या लिखा था है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको DOB पास करनी पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर डेटा चेक होगा तभी आप आगे जा सकते हो, ठीक है। तो
तो ये फॉर्म वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट का ही कमाल है इसके अंदर, और भी कई जगह पर आप जाके उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, मिल गया ना। तो इन दोनों जगह पर जो है वो बिल्कुल सिंपल जावास्क्रिप्ट है, बट फ्लिपकार्ट ने तो ऐसा नहीं दिया, उसने एकदम मॉडर्न तरीके वाला दिया हमें। इसने तो हमें बिल्कुल वैसा ना दे दिया जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अभी अपने वाली फाइल में। तो समझा गया ना कि हम भी वही चीज़ कर रहे हैं जो हम लोग रियल टाइम में देख रहे हैं चीज़ों को। तो ये वाला टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है, बट रियल वर्ल्ड में अगर किसी यूज़र के पास आप पॉपअप लेके जाओगे तो अच्छी बात है, तो वहाँ पर उसको उस फील्ड के अगेंस्ट वार्निंग आनी चाहिए, या फिर उसी का कलर बदल जाए, या जो भी आप उसमें करना चाहते हो चीज़ें, या एरर का सिंबल आ जाए, या प्रॉपर एरर ही लिखा है, भी फॉल्ट है क्या उसके अंदर, ना कि ये वाली अप्रोच जो कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं या जो हमने यहाँ एक्सपीरियंस किया। ठीक है, तो इसी को आप यहाँ पर इसके नीचे लिख सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, फील्ड का कलर बदल जाए वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट गवर्नमेंट इतना खर्चा नहीं करती, बेसिक बेसिक बनाओ। ठीक है, हमने वो चीज़ बनाई कि भैया डीएल हम ही बना के दे सकते हैं, तुम कहीं भी धक्के खा तो हमें मैटर नहीं करता कुछ से। ठीक है, इससे कोई अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट नहीं देने वाला। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर काम करती है, गवर्नमेंट ब्यूटिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा काम ध्यान नहीं देती। ये तो फिर भी बहुत बेहतर हो गया पहले से, पहले तो बहुत ही वाहियात था। तो इनका जो पूरा का पूरा जो ये बनाने वाली कंपनी होती है ना, ये कॉमन है एनआईसी। ठीक है, यही सारा इनका कोई भी वेबसाइट आप उठा के देख लेना, यही बनाते हैं गवर्नमेंट की, पैन इंडिया, इसी के पास टेंडर होता है। बस एक ही वेबसाइट जो होती है सब पूरे हिंदुस्तान में काम करती है, बस स्टेट चेंज करते और काम करते हैं। अगर आप दिल्ली भी चलाओगे तो कुछ नहीं बदलेगा, वही आएगा। क्या कुछ बदला है इसमें? नहीं बदला। अब तुम दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट चला लो, फिर उसके बाद यूपी गवर्नमेंट की चला लो, हरियाणा की चला लो, बस कंटेंट बदल जाएगा, स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो बस एक टेम्पलेट बना है उसमें काम करना है। चलिए, तो डोम को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल हम लोग मॉर्निंग में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फाइल आपके साथ